नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किरेन रिजिजू के बयान पर बोले संजय राउत, कहा ये लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं। राम रहीम जेल से बाहर आया तो भड़की कांग्रेस, कहा मगरमच्छ के आंसू बहा ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, बोला स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, सेकुलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म जरूरी। पटना में छात्रों के मार्च के दौरान हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। जिंदा है मुस्तफा खामनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के ट्वीट पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी किसी एक धर्म की बात करते हैं और खासकर हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। ये लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं और इतने डरे हुए हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उसका भी उन्हें अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी ने देश, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं। ये सरकार अभी तक लोगों को सिर्फ गुमराह करती रही है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री जरूर हैं, लेकिन इतने भी बड़े नेता नहीं है कि राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी कर सके। समाज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वो हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलते हैं? देखिए, मैंने तो कभी देखा नहीं कि राहुल गांधी किसी एक धर्म की बात करते हैं और खास करके हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। ये किरेन रिजिजू जैसे जो मंत्री है, जो अचानक अंधभक्त बन गए हैं, कभी इसी पार्टी में गांधी परिवार के साथ काम करते थे, अब अचानक उनको लगता है कि राहुल गांधी जी पितृसत्ताक सिस्टम की बात करते हैं या और कि देखिए, ये लोग डरे हुए हैं राहुल गांधी से, और इतने डरे हुए हैं कि क्या हम बोल रहे हैं उसका भी उनको कोई पता नहीं है। राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाए हैं, युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं, जो अब तक ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करती रही। एक तो किरेन रिजिजू जी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जरूर है, लेकिन इतने भी बड़े नेता नहीं है जो राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करे। अब राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं हमारे मित्र किरेन रिजिजू से कहूंगा कि भाई, राहुल गांधी अब बहुत आगे निकल चुके हैं, अब आपकी पकड़ में नहीं आने वाले। आप देखो, रेप के आरोपी में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के फिर जेल से बाहर आने पर कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि भाजपा महिलाओं के आरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर चाहे जितने भी मगरमच्छ के आंसू बहा ले, ये सब सस्ते टीवी सीरियल जैसे ड्रामा है। उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पार्टी रेपिस्ट का साथ देने वाली और महिलाओं के खिलाफ है। रेप केस में दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 20 साल की सजा काट रहा है और उसे 17वीं बार पैरोल मिली है। पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद करते हुए जब राहुल गांधी ने कहा कि औरतों को पितृसत्तात्मक व्यवस्था खत्म करनी चाहिए और मनुस्मृति महिलाओं की आज़ादी को खत्म करती है, तो भाजपा इतनी क्यों भड़क गई। योगी आदित्यनाथ ने इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा पर हमला बताते हुए आरोप लगाया कि राहुल बच्चियों को भड़का रहे हैं, जिसके बाद टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और देश में लोगों को जो समस्याएं हैं वो उनको उठाते हैं। सही नहीं है, राहुल गांधी जो कर रहा है ठीक कर रहा है। राहुल गांधी विरोधी दल का नेता है और देश में लोगों को जहां मुसीबत है वो उठाते हैं। खास करके छात्रों को लेकर जो समस्या हुआ उसमें राहुल गांधी सबसे अच्छा उठाया। उनका ये जो जंतर मंतर में जो लोग मार खाया पुलिस का, उसके लिए राहुल सबसे अच्छा कदम उठाया। तो मैं समझता हूं कि राहुल इसे करे तो विरोधी शक्ति मजबूत बनेगा। इंडिया जोड़ भी।
एक देश एक चुनाव पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कुछ दिन पहले एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एनडीए में शासित राज्य एक देश एक चुनाव के लिए सहमत हो गए हैं। सुझाव ये था कि ऐसे में 22 राज्य एक साथ चुनाव कराने के लिए अपने चुनाव कार्यक्रम को एक जैसा कर लेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि एनडीए सरकार अकेले ही फैसला करेगी और विपक्ष की मांगों पर ध्यान नहीं देगी? क्या वे चुनाव आयोग, सुरक्षा एजेंसियों या विपक्ष से सलाह लिए बिना ही आगे की कार्रवाई तय करेंगे? समिति को ही बेमतलब का बना दिया गया है। नहीं, कुछ दिन पहले एक शगुफा छोड़ा गया था एक अखबार के माध्यम से कि जो एनडीए के राज्य हैं वो मान गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो 22 ऐसे राज्य हैं जो पहले इलेक्शंस देख लेंगे और साथ ही साथ इलेक्शन करेंगे। यानी विपक्ष क्या मांग कर रहा है, सिर्फ एनडीए की सरकार ही डिसाइड कर लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ना इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा, ना सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा जाएगा, ना विपक्ष से पूछा जाएगा। और ये जो कमेटी है, कमेटी तो कोई काम की ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एनडीए सारी एनडीए सरकारों ने मिलकर ही निर्णय ले लिया है। तो इस तरीके के शगुफे छोड़ते हैं। हर सेशन से पहले डीलिमिटेशन, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं और जैसे ही सेशन शुरू होता है उसको डिस्टर्ब कर और ये केंद्र सरकार डिस्टर्ब करता है, उस पर चर्चा नहीं होने देते हैं। ये इनका फॉर्मूला बन चुका है। तो अब वो क्या कह रहे हैं और उनके सोर्सेज क्या अखबारों को दे रहे हैं, उसी में एक कलेश दिख रहा है। तो या तो पीपी चौधरी जी बताएं कि वो सही बोल रहे हैं, उनकी कमेटी मैं मानती हूँ उनकी कमेटी कोई वैलिड कमेटी भी है कि नहीं इन दी आईज ऑफ एनडीए, या कि जो एनडीए की तरफ से सोर्सेज बेस्ड स्टोरी आ रही है वो गलत है। पीएम नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान को लेकर झारखंड में सियासी विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया है, जिसके साथ सीएम सोरेन की एआई तस्वीर बनाई गई है। और इसके जवाब में सत्तारूढ़ जेएमएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या उनके हिसाब से झारखंड के चुने हुए मुख्यमंत्री भी नक्सल है। भाजपा ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य की बलि देकर हिटलरशाही कब तक चलेगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े घोटालों और पेपर लीक की लंबी कतार है। भाजपा ने कहा कि जब युवा अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, आंदोलन कर दबाया जाता है और फर्जी एफआईआर दर्ज की जाती है। नक्सल कौन है? दिमागी नक्सल शब्द जिस दिमाग की उपज है वही दिमागी नक्सल है। इनके बड़े से बड़े नेता अपने भाषण में दिमागी नक्सल का बात करते हैं और अब यहां ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री को दिमागी नक्सल बता रहे हैं। इनकी मानसिकता ही ऐसी है। आदिवासी है तो नक्सली होगा, मुस्लिम है तो आतंकवादी होगा, पंजाबी है, सिख कम्युनिटी है तो खालिस्तानी होगा। ये इनकी माइंडसेट है और ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री को नक्सली बताने का घोर पाप कर रहे हैं। झारखंड की जनता जरा गांवों में जाकर बोलिए ना, पता चल जाएगा आपको। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिसने झारखंडी हितों की रक्षा के लिए 5 महीने जेल में रहने का काम किया, कौन था दिमागी नक्सली? एक आदिवासी को प्रताड़ित किन ताकतों ने किया? और इनके नेता जब मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, 20,000 आदिवासी युवकों पर केस किया गया था पत्थलगड़ी का। अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनते तो 20,000 आदिवासी युवक जेल में होते। कौन था दिमागी नक्सली? आदिवासियों पर प्रहार करते हो, ऐसा मत करिए। आदिवासी को टारगेट मत करिए। झारखंड में, झारखंड के गांवों में जाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। इस तरह की लखनऊ में आज यूपीएसएससी के अभ्यर्थियों ने वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम आवास से बाहर निकले और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनकी मांगें सुनी। उन्होंने कमीशन के चेयरमैन से बात की है और छात्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आदेश दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म किया। जानकारी के मुताबिक यूपी में सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे यूपीएसएससी अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बारिश के दौरान भी भारी संख्या में छात्र आवास के बाहर डटे रहे। प्रदर्शन को देखते हुए ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। एसएससी के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हमसे मिले हैं। हमने सभी छात्रों की समस्याओं को सुना है। यूपीएसएससी के जो चेयरमैन है उनसे हमने बात किया है कि सभी बच्चों की जो मांगे हैं उनको गंभीरतापूर्वक सुना जाए और शासन से लेकर के आयोग तक कोई न कोई रास्ता निकाल करके बच्चों को काम किया जाए और हमारी सरकार
प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। क्योंकि मैं स्वयं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आया हूं, तो मैं छात्रों की आवाज को, छात्रों की पीड़ा को मैं बेहतर समझता हूं और मैं इन्हीं के बीच का आदमी हूं। मैं इनका ही रिप्रेजेंटेटिव सरकार में हूं। छात्रों का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रदेश के छात्रों के साथ खड़ा मिलूं, वो मैं हमेशा जीवन भर करूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म का नियम पालन करना ज़रूरी है, इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है, स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है। इस मामले पर बात करते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें लोगों की इच्छा पर भी छोड़ देना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़े तो वो उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़, चाहे वस्त्र हो या कोई आभूषण हो, तो मैं समझता हूं कि एक डोमेन छोड़कर रखना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ दी जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है, लेकिन कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर कोई इस तरह की चीज, वस्त्र हो, कोई और आभूषण हो, तो फिर मैं समझता हूं कि एक डोमेन वो छोड़ के रखना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के मुख्यमंत्री आवास घेराव के मार्च के बाद दौरान हंगामा हो गया और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी छात्र 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर छात्रों ने गांधी मैदान में राजभवन तक मार्च का ऐलान किया। राजभवन की ओर बढ़ते हुए छात्रों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। बता दें कि पुलिस छात्रों को राजभवन तक जाने से रोक रही थी, और लेकिन छात्र मानने के लिए राजी नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर सीएम आवास के बाहर घेराव करना चाहा। शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे, और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल है, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, और भी तमाम जो सवाल हैं, बीपीएससी का सवाल, बीएसएससी का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर, संविदा वेटेज का सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है। हमारे साथी अमन साथी हमारे भूख हड़ताल बैठते हुए, उनका पानी चढ़ रहा है, लेकिन बावजूद हमारे आंदोलन में आए हुए हैं। आप सोचिए कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर सरकार वार्ता से बच रही है, इस कारण यह आंदोलन यह ज्यादा बढ़ते जा रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रहे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलनों को जारी रखेंगे। सरकार बैरिकेड नहीं लगाए, मुख्यमंत्री आवास की तरफ हम जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वार्ता करे, वहां से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा वार्ता के लिए। सुशील कुमार, कांग्रेस पार्टी से। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा के आरोप की कांग्रेस छात्रों की आड़ में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। उस पर कहा कि भाजपा का ये अहंकार बोल रहा है, हम छात्रों की और बच्चों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप तो नहीं उठा रहे हो। सत्ता पक्ष बच्चों की आवाज़ को दबाना चाहता है, ऐसे आदेश निकालता है कि कोई भी बच्चों के पक्ष में नहीं बोल सके। कोई आंदोलन करे तो AK-47 और पैलेट गन और किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं उठाएंगे बच्चों की आवाज़? हम आवाज़ उठाएंगे, हमारे बच्चे हैं और हम बच्चों के लिए काम करते हैं। आज शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। देखिए, ये बीजेपी जो है ना, ये इनका अहम और अहंकार बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। ये आज बच्चों की आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप तो उठा नहीं रहे। सत्ता पक्ष जो है बच्चों की आवाज को दबाना चाहता है, ऐसे ऐसे ऑर्डर निकालता है कोई बच्चे के पक्ष में ही नहीं बोल सके। कोई आंदोलन करे तो AK-47 पैलेट गन और किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं उठाएंगे बच्चों की आवाज? उठाएंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के लिए हमें काम करना है,
आज जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कोटा में शुरू किया था, तभी से कहा कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। नई एजुकेशन नीति लेके आए। क्या है उस नई एजुकेशन नीति में, बताइए आप, क्या पॉलिसी है? कुछ नहीं, बस वाहवाही लूटने के लिए आपने कह दिया कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए। उससे काम नहीं चलेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के जिंदा होने की पहली सुलझ गई है। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान मुस्तफा खामनेई घायल हो गए थे। ईरान का कहना है कि खामनेई जिंदा है, लेकिन अमेरिका हमेशा से उनसे सबूत मांग रहा है। अब ईरान ने मुस्तफा खामनेई का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो पहली है जिसमें मुस्तफा खामनेई बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक स्टूडेंट अपनी थीसिस को सुनाते हुए नजर आ रहा है। वो स्टूडेंट के काम पर अपनी राय दे रहे हैं। वीडियो में मुस्तफा खामनेई की आवाज़ साफ नजर आ रही है। ये वीडियो ऐसे समय में जारी की गई है जब उनकी सेहत को लेकर अटकलें चल रही हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।